हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और सबके जीवन में महत्व रखने वाले मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है वह विषय जिसके कारण जनवरी 2025 में लोगों के मन में बहुत खुशियां उठी थी। लोगों को ये लगा था कि नया वेतन आयोग बनेगा और उस नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2026 से सबकी आय बढ़ जाएगी, स्पेशली वे जो सरकारी जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब कल यह रिपोर्ट आई है कि अभी तक इस पर सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। मतलब अगर अब सरकार इसका गठन करती भी है तो जनवरी 2026 से इसका लागू होना लगभग असंभव है। तो वास्तव में ये घटनाक्रम क्या है, वेतन आयोग क्या होता है, वेतन आयोग का गठन कैसे होता है, सरकार किस प्रकार ये डिसाइड करती है और इसमें कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और क्यों जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अगर हम वेतन भोगी और जो पेंशन भोगी हैं सबको मिला दे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा निराश क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, और वेतन आयोग होता क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटल है आपका 8वां वेतन आयोग जो अटक गया है, सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है और सरकार इस पर चुप क्यों है, सरकार इसके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इस सारे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में हुआ ये है कि नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ठीक है, एक संस्था है NCJCM, ठीक है, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, उसने आरोप लगाया है कि सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी नहीं कर रही है जो कि तैयार हो चुके हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब वे दिशा निर्देश जो कि वेतन आयोग पर लागू होने हैं। अब ये खिचड़ी इतनी धीमी पक रही है कि अगर आयोग की सिफारिशें 2027 की शुरुआत तक नहीं आ पाई हैं तो कर्मचारियों को लगभग 12 महीने का बैकलॉग देखना पड़ेगा। तो ये मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण आज हम चर्चा करने वाले हैं वेतन आयोग पर। तो इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे, क्या है पूरा मामला, साथ ही साथ अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में, वेतन आयोग क्या होता है और इसकी क्या स्थिति है, फिटमेंट फैक्टर एक बड़ा मुद्दा है इस संदर्भ में, ये कितना बढ़ सकता है लाभ, इसके बारे में कैलकुलेट करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बाद सेशन के अंत में आपको हम 2 प्रैक्टिस के लिए प्रश्न देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमेशा शुरू करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक बताता हूं, जिससे आपको जब भी ज्वाइन करना हो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से, और इस पर आप अपने जो भी वीडियोस हैं उनके PDF प्राप्त कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और कोई भी परिचर्चा कर सकते हैं जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मामला क्या है। मामला ये है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अप्रूव किया था, ठीक है। यह 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचा सकता था, ऐसा माना जा रहा था, ठीक है। लेकिन जून 2025 तक, यानी कि अब तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी फाइनलाइज नहीं किए गए हैं, कोई भी इसका मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया, यानी इसमें कोई भी सदस्य अभी तक अपॉइंट ही नहीं किया गया है और कमीशन का स्ट्रक्चर भी अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि कर्मचारी यूनियन जितनी भी सरकार की हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारियों की यूनियन है, संघ हैं, वे सब बहुत परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि सरकार इस मामले को डिले कर रही है, उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। तो अब इस मामले को समझने के बाद आप बाकी पूरी चीज़ों को भी रेफरेंस के तौर पर क्लियरली समझिएगा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि जब जनवरी में सरकार ने अनाउंस किया था, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था जनवरी 25 में, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था जनवरी 25 में और यह माना जा रहा था जून 25 तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर हो जाएंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब कार्य की शर्तें, किस प्रकार ये कार्य करेगा, ये क्लियर होना था। लेकिन स्टाफ साइड ने अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन भी भेज दिया 18 जून को 2025 को, लेकिन आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मार्च 2025 में भी कमीशन बना होता तो रिपोर्ट मार्च 2026 तक आती, लगभग 1 साल का समय इसकी रिपोर्ट आने में लगता है। तो भी
ये जनवरी से तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चिंता का विषय है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो पेंशन भोगी हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा उनकी सैलरी में सिग्निफिकेंट वृद्धि हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं लागू हो रहा, इससे भी समझिएगा कि जैसे ही सरकार इस आयोग को लागू करेगी, इस आयोग की रिपोर्ट आएगी, सरकार पर प्रति वर्ष 2 से 3 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होगा, जो कि इसके घाटे को, सरकार के घाटे को भी बढ़ाएगा। राजकोषीय घाटा भारत सरकार का बढ़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण जो थोड़ा सा पॉलिटिकल फैक्टर है, सरकार इसके अनाउंसमेंट के लिए प्रॉपर टाइमिंग देख रही है, जो शायद इलेक्शन से भी कुछ फ़ायदा दिला दे, तो उसके आसपास कुछ करने की शायद उम्मीद हो, तो इस वजह से भी डिले किया जा सकता है। हमें ये जानना चाहिए कि वेतन आयोग, एज अ यूपी एस्पिरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि वेतन आयोग क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है और उसकी रिकमेंडेशंस की वैल्यू कितनी होती है। तो उस बारे में बात करते हैं। जो वेतन आयोग है वो क्या होता है और इसकी स्थिति क्या है। वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है कि कितनी महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से कितना चेंज किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेतन आयोग की संरचना यह है कि यह व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको किसके अंडर में काम करना है? व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। पहला वेतन आयोग भारत का 1946 में गठित किया गया था और आज़ादी के बाद अब तक कुल 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। यह आपका 8वां वेतन आयोग है जिसका अनाउंसमेंट किया गया था। एक और मुद्दा है जिसको फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। फिटमेंट फैक्टर को समझिएगा, एक तरीके का ये मल्टीप्लायर होता है जो ये बताता है कि पुराने वेतन में को नए वेतन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर में जितना बढ़ोतरी होती है उतने गुना वेतन बढ़ जाता है। तो ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.75 डिक्लेयर किया था, तो अगर किसी की सैलरी 7,000 रुपए है तो वो बढ़कर के 7वें वेतन आयोग के बाद 18,000 हो गई। ठीक है, अब उम्मीद की जा रही है, जो कर्मचारी यूनियंस की तरफ से मांग की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर दिया जाए। और अगर 2.86 कर दिया जाएगा तो ये जो 18,000 का वेतन है ये करीब 51,480 रुपए की पड़ेगी और जिनका पेंशन लगभग 9,000 रुपए आता है उनको लगभग 25,740 रुपए तक का पेंशन मिलने लगेगा। ये फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर अलाउ किया जाता है, बढ़ता है, एक तरीके से इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यही बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो कर्मचारी यूनियन है उनकी मांग है कि कम से कम इतना तो फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होनी चाहिए। अगर हम देखें आपके नज़रिए से, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है, जो कि 1,60,000 प्लस तक जा सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। तो एक अच्छी सैलरी आपके लिए भी अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ा मुद्दा है इस वेतन आयोग के साथ और इसी की वजह से ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि सरकार पर एक बहुत भारी वित्तीय बोझ आएगा इस वेतन आयोग के बाद। और जब इतने लेवल पर और इतना ज़्यादा वेतनों में वृद्धि होगी लोगों की, तो जाहिर सी बात है उनके व्यय बढ़ेंगे और मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी, निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी। और जब इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी, और इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि इस समय भी अच्छा खासा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी एक साइक्लिकल चीज़ें हैं, सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, फिर इन्फ्लेशन के मुद्दे को भी डील करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मुद्दे हैं जो वेतन आयोग के साथ साथ आपको ध्यान देने होंगे। अब ये तो वेतन आयोग के संबंध में बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि वेतन आयोग से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे नज़रिए से। यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न देखने चाहिए और इनका आंसर जो भी आपको लगता है सही है कमेंट करके बताना चाहिए। तो पहला प्रश्न यह है कि भारत में वेतन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेतन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा, वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए बाध्यकारी होती हैं। तीसरा, प्रथम वेतन आयोग का गठन स्वतंत्रता के पूर्व 1946 में किया गया था। और चौथा, वेतन आयोग केवल वेतन संरचना के लिए सिफारिश करता है, भत्तों के लिए नहीं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 या केवल 3। ठीक है,
अब अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो वो एक हिंट हो जाएगी, लेकिन जब भी वेतन आयोग कोई सिफारिश देता है वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो वेतन आयोग बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बना रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर लागू होगा और उनके रिटायर्ड पर्सन्स पर लागू होगा। राज्य सरकारें उसके अनुरूप अपने यहाँ बाद में वृद्धि करती हैं या कभी कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मूले को ही अडॉप्ट कर लेती हैं। ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार क्या डिसाइड करेगी, लेकिन ये फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यह है कि केंद्रीय सिविल सेवाओं के वेतन और भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? महंगाई भत्ता का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। दूसरा, वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना सरकार के लिए संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है। तीसरा, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाई जाती हैं। और चौथा, वर्तमान में भारत में पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू है। आपको बताना है कि कौन सा कथन उपरोक्त में से सही नहीं है, ABCD। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आगे के वीडियोस में हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।